देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,983 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 271 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी इसी के साथ बढ़ी है, 2,56,611 ये हो गई है। देश में अब तक 7,200 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कोरोना के 1,24,430 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बल के जवानों ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। एक दिन पहले ही शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी मारे गए थे और दूसरे दिन भी जवानों ने वहां छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में उस मकान को भी धमाके से उड़ा दिया गया जिसके अंदर 4 आतंकी छिपे हुए थे। इससे पहले आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। वहां चप्पे चप्पे पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कई जवान तैनात नजर आए। फिर ड्रोन कैमरे की मदद से आतंकियों की सही लोकेशन पता करने की कोशिश की गई। आखिर में कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद सभी आतंकी मारे गए, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ टॉप कमांडर भी शामिल हैं। कल और आज के 2 दिन के ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं। शोपियां में लगातार दूसरे दिन हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। एक दिन पहले शोपियां के रेबन इलाके में हुई मुठभेड़ में भी हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी मारे गए थे, जिनमें एक टॉप कमांडर शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते में घाटी में आतंकियों को ढेर करने के लिए 9 बड़े अभियान चलाए गए, जिनमें 22 आतंकियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली। इन 22 आतंकियों में कुछ बड़े आतंकी भी शामिल हैं। मारे गए 22 आतंकियों में 18 आतंकी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अवंतीपुरा के रहने वाले थे। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में मोर्टार भी दागे गए, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इससे पहले 7 जून को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के केरन और रामपुर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा था। पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग जो है वो शुरू कर दी। ये उसका तो ये रूटीन है आजकल, कभी दगवार में कभी कसलियाँ में। तो आज खड़ी करमाड़ा को टारगेट किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट को, और साथ में जो हमारा गांव है पीछे रिहायशी इलाके तक उसके जो गोले शेल्स हैं वो गिरे हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी भी फायरिंग हो रही है? तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह भी हैवी सीज फायर जो कहे हम वायलेशन किया गया है, हैवी मोर्टार शेलिंग जारी है, हैवी फायरिंग की जा रही है। पूरा जो इलाका एलओसी का मनकोट और मेंढर का है, वहां पर लोगों में भी दहशत का माहौल है कि लगातार पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है। कल रात को भी खड़ी करमाड़ा सेक्टर और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, हैवी फायरिंग की गई थी। तो आज सुबह से ही फायरिंग वहां पर जारी है। और पिछले अगर हम बात करें तो 2-3 महीने से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। जिस तरह से कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं, तो उसी से बौखलाहट यहाँ पर वो निकाल रहा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों को छूट मिलने के साथ ही मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। अनलॉक 1 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कुछ निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दी, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से दफ्तर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कुछ वैसा ही दिखा जैसे लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी तो कई लोग सड़क किनारे बसों का इंतजार करते नजर आए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा। इसी हाईवे से होते हुए पालघर और ठाणे के सैकड़ों लोग रोजाना नौकरी करने के लिए मुंबई जाते हैं, इसलिए निजी दफ्तरों को छूट मिलने के बाद वहां गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलाड के इलाके में, और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियाँ हैं वो से जो उतर रही गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेंग रही हैं। इसके अलावा मुंबई के मुलुंड इलाके में भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ की वजह से कई लोग वहां घंटों जैम में फंसे रहे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उन 2 फैसलों पर रोक लगा दी, जिनमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के ही टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था। एक दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार और वहां के निजी अस्पतालों में दूसरे राज्यों के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा और बाहर से आने वालों को इलाज कराने के लिए दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में जाना होगा। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
यही नहीं, उन्होंने एक मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराने के दिल्ली सरकार के फैसले को भी पलट दिया। ये दोनों फैसले उन्होंने DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष की हैसियत से लिए हैं। बताया गया कि ये आपदा का समय है और उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो DDMA के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार के फैसलों को भी पलट सकते हैं। लेकिन उपराज्यपाल का अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रखने के फैसले को पलटना दिल्ली सरकार को नागवार गुजरा। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने इस बहाने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके LG पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है तो? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसला बदलने पर CM केजरीवाल ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि LG साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी ने एक दिन पहले लिए गए दिल्ली सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उस पर LG की रोक का स्वागत किया। दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका भी इलाज हो, और दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आकर रुका है, बीमार हो जाए, तो उसको कोई भी डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। ये अच्छा फैसला है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को सही बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सही फैसला है। कोई भी भारतीय कहीं का भी पेशेंट है, किसी भी भारत के हिस्से से आता है, हॉस्पिटल्स उसको वापस नहीं कर सकते। उनका इलाज करना हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं जो आकर यहाँ सेटल्ड हो गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को पलटने पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बीजेपी ने तारीफ की। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल के फैसले की सराहना की। गौतम गंभीर ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा अन्य राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए LG का उत्कृष्ट कदम। भारत एक है और हमें मिलकर इस महामारी से लड़ना है। इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा। अदालत ने इसे गंभीर मामला बताते हुए चिंता जताई और लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी के मामले पर केंद्र से 2 हफ्तों में जवाब मांगा। इस मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने एक याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी के मामले बढ़ गए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि बच्चों की तस्करी में कई निजी ठेकेदार भी शामिल हैं और ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खास तौर पर इस बात पर काम करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ता से कहा कि बच्चों की तस्करी पर वो थोड़ा रिसर्च करें और ये बताएं कि इस मसले का हल क्या है। अदालत ने यह भी भरोसा दिया कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने बताया कि सरपंच अजय पंडिता के घर के पास ही आतंकियों ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। सरपंच की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूं। हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख पहुंचा। मैं एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता पर ऐसे हमले की निंदा करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अनलॉक 1 के तहत खुले जयपुर के मॉल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए देश में मॉल खोल दिए गए।
साथ ही सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया और लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सावधानी बरती गई। जयपुर के एक मॉल में तो इसके लिए खास व्यवस्था की गई और मॉल में एंट्री करने वाले हर शख्स को सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना पड़ा। इस टनल के जरिए मॉल में आने वाले लोगों पर केमिकल का छिड़काव किया गया, जिसके बाद उनके बुखार की जांच की गई और एक रजिस्टर में उनका नाम, नंबर और पता नोट किया गया। शॉपिंग मॉल में सारी एहतियात बरती जा रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। ये देखिए कि बाहर सबसे पहले एक टनल है, टनल से गुजरना पड़ा। साथ ही कोशिश की गई कि मॉल के अंदर आने के बाद भी लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जिसके लिए एस्केलेटर के साथ एक केमिकल वाली बेल्ट लगा दी गई, जो उसके हैंडल को लगातार साफ कर रही थी और एस्केलेटर पर चढ़ने वाले जिस भी शख्स ने हैंडल को पकड़ा वो कोरोना के इन्फेक्शन से बच गया। इसके ऊपर एक तरह से अब हाथ लगाने पे डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा ये जो यहाँ पर एक्सीलेटर है वो सैनिटाइज हो रहा है, पूरा बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पर। इस मॉल की दुकानों में भी महामारी से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। दुकान में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए QR कोड का सहारा लिया गया और अंदर जाने से पहले हर शख्स को QR कोड को स्कैन करना पड़ा। क्या टेम्परेचर नोट करने के बाद एक QR कोड इन्होंने लगा रखा है। जैसे हम लोगों ने QR कोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद एक फॉर्म आया, उस फॉर्म में हमारी बेसिक डिटेल मांगी गई, जिसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल ID मुझसे लिया गया। इतना ही नहीं, मॉल के प्रबंधकों ने वहां की हवा को शुद्ध रखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये किरणें कोरोना वायरस को खत्म कर देती हैं। यही वजह रही कि मॉल में लगे एसी में अल्ट्रावायलेट किरणों वाले पर्दे लगाए गए, ताकि एसी से निकलने वाली हवा उससे गुजरते ही साफ हो जाए। और अगर हम हवा को, एयर कंडीशनिंग की हवा को अल्ट्रावायलेट कर्टन के थ्रू से पास करेंगे तो वो डिसइंफेक्ट करेगी उसको। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 88,528 हो गई और इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 3100 से ऊपर हो गया है। राज्य में अब तक 40,975 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, घर गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गया है। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1,702 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से बेहाल अमेरिका में आए एक ताकतवर तूफान ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 1,12,000 को पार कर चुका है। लेकिन पहले ही कोरोना से जूझ रहे अमेरिका के लोगों को तूफान की भी दोहरी मार झेलनी पड़ी। फ्लोरिडा में तूफान की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, कई मकानों की छतें उड़ गईं। तूफान इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आकर भारी भरकम पेड़ तक उखड़ गए। कई गाड़ियां भी पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं। मिसिसिपी में भी तूफान से काफी नुकसान हुआ। तूफान के बाद हुई भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी। बारिश का पानी मकानों के अंदर घुस गया। कई मकानों की चहारदीवारी तक पानी में डूबी नजर आई। हालांकि खतरे को देखते हुए इस इलाके को पहले ही खाली करवा लिया गया था। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,007 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29,943 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 17 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 874 हो गई है। यही नहीं, दिल्ली में 24 घंटे में पिछले 358 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। सुष्मिता सेन ने फिल्म सिम्बा के गाने पर डांस करने का एक वीडियो शेयर किया। सुष्मिता सेन ने एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान फिल्म सिम्बा के गाने आंख मारे पर डांस करने का एक वीडियो शेयर किया। ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना वायरस के खतरे के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की संख्या 64% पर पहुंच गई है। आज उनसे हमने मुलाकात की है, उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत और परेशानी न रहे, इसके हर संभव प्रयास किए जाएं। मुंबई के पास ठाणे में एक निजी लैब पर एक परिवार के कई लोगों की गलत कोरोना वायरस रिपोर्ट देने का आरोप लगा। इसके बाद प्रशासन ने इस लैब पर रोक लगा दी। 36,000 लेने के बाद भी हमारे पैसे वेस्ट हुए और हम लोग को क्वारंटाइन भी के बिला वजह 1 से 2 दिन में कैसे नेगेटिव हो सकती है यार, किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी।
भारत चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अमित शाह के बयान पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद ट्विटर पर सामने आए और केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर तंज कसा। ट्विटर पर राहुल गांधी का अंदाज शायराना दिखा, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की रक्षा नीति का मजाक उड़ाया और चीन से जुड़े सीमा विवाद की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसी शायराना अंदाज में ट्विटर पर राहुल गांधी को जवाब दिया। यही नहीं, अपनी दूसरी वर्चुअल रैली में अमित शाह ने फिर अपने बयान को दोहराकर कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधा। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करना चाहता है और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पर दंड दिया जाता है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो चीन मामले पर सलाह ना दे। राजनाथ सिंह का ये बयान राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद आया। भारत की नीति रही है, हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। दो देशों का विवाद हो तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजनाथ सिंह पर पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि आदरणीय राजनाथ जी, सवाल पूछो तो सवाल पूछते हैं, हुकूमत वाले अब जुबान पूछते हैं, कुछ बाजुएं ताकत तो आजमाएं जनाब, हम हिंदुस्तान हैं, लाल आंख का अंजाम पूछते हैं। सादर समस्त भारतवासी। अनलॉक 1 के तहत मंदिरों को खोल दिया गया, जहां लोग एहतियात बरतते हुए पूजा पाठ के लिए पहुंचे। देश भर के मंदिरों में भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ नहीं दिखी। दिल्ली के चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में लॉकडाउन से पहले भक्तों की लंबी कतार दिखा करती थी। कतार तो इस बार भी दिखी, लेकिन पहले जितनी लंबी नहीं। जो लोग पहुंचे भी वो एक दूसरे से दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर के अंदर भी दर्शन से पहले लोगों का तापमान चेक किया गया, फिर हाथ साफ करवाने के बाद मंदिर में जाने की इजाजत दी गई। भगवान की मूर्ति के भी दूर से ही दर्शन कराए गए। यहाँ आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं लगने दी जा रही है और जहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं उससे पहले ही यहाँ पर इस तरह से बल्लियाँ लगाई गई हैं, यानी कि जो मेन मूर्तियों के पास आप नहीं जा सकते हैं। मंदिरों से जुड़े लोग इसी बात से खुश हैं कि कोरोना संकट के बीच लोगों को भगवान के दर्शन का मौका मिल पाएगा। एक तो महामारी का प्रकोप, दूसरा भगवान के दर्शन ना मिलने का दोष, बहुत तकलीफ में थे। आज प्रभु की कृपा हुई है। दिल्ली के बाकी मंदिरों का भी हाल ऐसा ही रहा। दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर में भी पहले की तरह ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुंचे। जो पहुंचे उनके शरीर का तापमान चेक करने के बाद ही उन्हें मंदिर में जाने दिया गया। हाथ धोने के लिए कई जगह हैंड्स फ्री सैनिटाइजर लगाया गया, यानी ऐसा इंतजाम कि पैर का पंजा दबाकर ही सैनिटाइजर हाथों में आ जाए। सरकार की कोशिश के बाद ये भले ही मंदिर खोल दिया गया हो, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही कि वो हर कदम पर सावधानी बरतें ताकि खुद को कोरोना से सुरक्षित रख सके। देश के बाकी शहरों में भी इसी तरह के इंतजाम मंदिरों में किए गए। अच्छी बात यह रही कि ज्यादातर जगहों पर मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं दिखी, बल्कि पटना के मशहूर महावीर मंदिर में तो दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई, ताकि घर बैठे ट्रेन की टिकट की तरह भगवान के दर्शन का नंबर बुक किया जा सके। ऑनलाइन नंबर लगा हुआ है और साथ ही अल्फाबेटिकल से जिनका भी नाम है, आज है ABCDE तक जिनका भी नाम शुरू होता है वो यहाँ पर मंदिर में पहुँचेंगे और पूजा करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद का श्यामला जी मंदिर भी सरकारी निर्देशों के तहत खोल दिया गया। मंदिर में लोगों के तापमान की जांच से लेकर साफ सफाई तक का पूरा ध्यान रखा गया। मंदिर में आने वाले लोगों के बीच जरूरी दूरी बनाई जा सके, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए लोग अंदर 5-5 के ग्रुप में जा पाएंगे, उससे ज्यादा लोग अंदर जाना इजाजत नहीं है। यूपी के अयोध्या में भी ज्यादातर मंदिरों को खोल दिया गया और दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए पुलिस भी तैनात रही। राजधानी लखनऊ में भी मंदिरों को खोल दिया गया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर लोगों को मूर्तियों के काफी दूर से ही दर्शन की इजाजत दी गई।
मंदिरों के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पहले से काफी अलग हैं। नए नियमों के तहत मंदिर में आने वाले किसी भी शख्स को प्रसाद या भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी चीज लाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मंदिरों में अब घंटों की आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी मंदिरों के घंटों को या तो ढक दिया गया या हटा दिया गया। मंदिर में आने वाले हर शख्स के तापमान की जांच जरूरी होगी। हर भक्त के फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी होगा। पहले मंदिरों में जूते चप्पलों को रखने के लिए अलग से इंतजाम किए जाते थे, लेकिन अब लोगों को जूते चप्पल रखने का इंतजाम खुद करना होगा। मंदिरों में पुजारी कोई प्रसाद नहीं देंगे, यहां तक कि मंदिरों के पास खुलने वाली प्रसाद की दुकानें भी अभी बंद रखी गई हैं। लोगों को मंदिर में मूर्ति ही नहीं, मंदिर की इमारत के खंभों, दीवारों या फिर सीढ़ियों तक को छूने की इजाजत नहीं होगी। सबसे अहम यह है कि बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में आने नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 426 नए मरीज पड़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,613 हो गई है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत होने के बाद आंकड़ा बढ़कर 405 हो गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला बोल दिया। हालांकि सरकार की ओर से टिड्डियों के इन हमलों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। जैसे ही भीलवाड़ा जिले के कई गांवों में टिड्डियों ने हमला बोला, वैसे ही प्रशासन के लोग टिड्डियों के हमले को नाकाम करने में जुट गए। टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से केमिकल का छिड़काव किया, जबकि कुछ किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए थालियां पीटकर टिड्डियों को भगाते दिखे। टिड्डियों के हमले की ऐसी ही तस्वीरें बूंदी जिले से भी सामने आई। वहां भी टिड्डियों का एक बड़ा दल आसमान में उड़ता दिखा, जिसको भगाने के लिए लोगों ने बर्तन बजाने शुरू कर दिए। टिड्डियों का ये दल जब इलाके के एक गांव में दाखिल हुआ तो किसानों ने बर्तनों को बजाने के साथ शोर मचाकर उनको भगाया। उधर यूपी के ललितपुर में भी टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी ऊंचे पेड़ों पर केमिकल का छिड़काव करते दिखे। प्रशासन की इस कोशिश की वजह से कुछ ही देर में टिड्डियां जमीन पर मरी हुई दिखाई दी। बताया गया कि ये टिड्डियां एमपी के शिवपुरी से यूपी के ललितपुर में दाखिल हुई, जिनको भगाने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। 70-80 लाख के आसपास टिड्डी जो है वो किल हुई है इस केमिकल कंट्रोल में। दिल्ली के राजेंद्र इलाके में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर लूटपाट और चोरी का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों से स्कूटर चुराते थे, जिनका इस्तेमाल वो चेन स्नेचिंग और लूटपाट में करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 8 स्कूटी, 2 लैपटॉप और 2 सोने के कड़े बरामद किए हैं। खबर मिल रही थी कि एक ग्रुप सक्रिय है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूटी पर स्नैचिंग करता है। इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और सबसे पहले 3 लड़कों को पकड़ा गया। इन तीनों की मदद से 3 रिसीवर्स को गिरफ्तार किया गया और चोरी की 8 स्कूटी बरामद हुई, 2 लैपटॉप और 2 सोने के कंगन भी बरामद हुए हैं। इंग्लैंड में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत पर शुरू हुए प्रदर्शनों की आंच इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है। लंदन में दूसरे हफ्ते भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। ये लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। रोके जाने से भड़के लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर जलते हुए पटाखे फेंक दिए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने सख्ती बरती और भीड़ को पीछे हटाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे और ये वर्चुअल रैली सुबह 11 बजे होगी, जिसमें अमित शाह ममता सरकार के 9 साल की 9 खामियां गिनाएंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पिछले 2 दिन में बिहार और फिर ओडिशा को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अमित शाह की ये वर्चुअल रैली काफी अहम मानी जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल इकाई का फिर से गठन किया था। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए केंद्र सरकार को मनरेगा पर घेरा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मनरेगा से लोगों को होने वाले फायदों की अनदेखी की
और रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना को कमजोर करने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि समय के साथ केंद्र सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके पास यूपीए के समय में ग्रामीण इलाकों में लागू किए गए कार्यक्रमों को दोबारा करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है और इसीलिए हाल ही में वित्त मंत्री ने मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया। साथ ही सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जबरन यूपीए सरकार की कमियां खोज रही है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और मनरेगा की सफलता का श्रेय अपनी पार्टी की सरकार को दिया। किसी के गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। सोनिया गांधी गलतफहमी में है कि उनका मनरेगा ये उनका मनरेगा नहीं है, बल्कि ये मोदी जी का मनरेगा है। गुजरात के सूरत में देर रात रघुवीर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की 15 गाड़ियां वहां पहुंची हैं, लेकिन आग इतनी भयानक है कि उसे बुझाने में काफी दिक्कत आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि रघुवीर मार्केट में आग लगने से करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने रस्सी कूदने का एक वीडियो शेयर किया। सचिन तेंदुलकर ने रस्सी कूदने का एक वीडियो शेयर किया और लोगों को घर पर ही फिट रहने के लिए ऐसा करने की सलाह दी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के एक अधिकारी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद अधिकारी के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया। ओडिशा के ढेनकनाल में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में ट्रेनी पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के 11 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मंत्रालय को सैनिटाइज किया गया। पहलवान बजरंग पूनिया ने कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैं अपने हरियाणे ने किसा देखना चाहूं रे, नफरत हो जा खत्म तो कर दे, प्यार देखना चाहूं रे। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा मिला है। 50,000 के इनामी बदमाश की पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी और इस बदमाश पर लूट, डकैती, हत्या के कई मामले चल रहे हैं। भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 का इनाम था और वो जनपद बदायूं का रहने वाला था। उसकी गिरफ्तारी दौरान मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चल रहे एक आदमी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे का पूरा वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें लाल रंग की एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पैदल चल रहे आदमी को पीछे से जोरदार टक्कर मारती दिखी। कार की टक्कर से वो कई फीट उछलकर सामने की एक दीवार से टकरा गया और फिर जमीन पर गिरते ही थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। इस घटना से पहले सड़क किनारे बने एक मकान के दरवाजे पर 2 बुजुर्ग महिलाएं खड़ी दिखाई दी। इस बीच सड़क से एक लड़का गुजरता दिखा, जो आगे जाकर दोनों महिलाओं के पास खड़ा हो गया। लड़के के ठीक पीछे कंधे पर गमछा रखकर यह आदमी सड़क के दूसरे किनारे पर चलता नजर आया, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पीछे से आई एक बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी। यही नहीं, इस हादसे के बाद कार वहां रुकी नहीं बल्कि तेजी से निकल गई। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में मोर्टार भी दागे गए, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इससे पहले 7 जून को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के केरन और रामपुर सेक्टर में सीजफायर तोड़ा था। पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग जो है वो शुरू कर दी। ये उसका तो ये रूटीन है आजकल, कभी दगवार में कभी कसलियाँ में। तो आज खड़ी करमाड़ा को टारगेट किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट को, और साथ में जो हमारा गांव है पीछे रिहायशी इलाके तक उसके जो गोले शेल्स हैं वो गिरे हैं। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने दंगों के दौरान हिंसा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। ये चार्जशीट 1100 पन्नों की है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया। इसके अलावा 17 लोगों को हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इसके अलावा दावा है कि दंगों से एक दिन पहले 22 जनवरी को उत्तर पूर्व दिल्ली के चांदबाग इलाके में
एक बैठक हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक इस बैठक में 45 लोग शामिल थे और दंगों की साजिश भी इसी बैठक में रची गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 6 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो सड़क पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने बदमाश के पास से एक ट्रक, 4 तमंचे और लूट का सामान बरामद किया है। इन बदमाशों में फिरोज नाम का एक बदमाश भी शामिल है, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली में पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी की पाइपलाइन टूटने से ऐसा लगा मानो कोई फव्वारा सड़क पर लगा दिया गया हो, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इस दौरान वहां सड़क पर पानी भर गया। राजस्थान के धौलपुर में 2.5 महीने से अस्थि विसर्जन का इंतजार कर रहे लोगों को बीजेपी ने मदद की। इन लोगों को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने 2 बसों का इंतजाम किया और उन्हें अस्थि विसर्जन के लिए यूपी में गंगा नदी के सोरों घाट के लिए रवाना कर दिया। बसों के अंदर बैठे ये लोग मुंह को कपड़े या मास्क से ढके नजर आए। इससे पहले अस्थि विसर्जन के लिए जाने वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर बीजेपी के कुछ लोग उन्हें फूल मालाएं पहनाते दिखाई दिए। हाथों में अस्थियां लिए इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की खास हिदायत भी दी गई। बसों को रवाना करते वक्त बीजेपी से जुड़े इलाके के कई नेता भी वहां मौजूद रहे। हम सब ने उस पवित्र कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर पुण्य कार्य के लिए बधाई का पात्र है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहाड़ी इलाके में भीषण आग लग गई। गर्मी और तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर तक आग बुझाने के काम में लगी रहीं, लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। तस्वीरों में हेलीकॉप्टर पानी की बौछार के जरिए आग को काबू में करते हुए दिखा। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। अभी देखते हैं इस वक्त